तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 151 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो जितने अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स हैं चैप्टर के अंदर हर किसी का अपॉइंटमेंट अपन देख चुके हैं। वी हैव सीन हाउ द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर डन. We have seen how the appointment of women directors are done. We have seen the appointment of directors in general as per section 152. We have seen directors appointed by the board section 161. Right. उसके बाद आता है appointment of directors elected by small shareholders. तो ये सारे अलग अलग डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट है, इसको अपन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैटेगरी में क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ते हैं तो अपने लिए इजी बन जाता है कि ठीक है सेक्शन 152 में जनरली डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है देख लिया, सेक्शन 149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है देख लिया, सेक्शन 149 में वुमेन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है देख लिया, सेक्शन 161 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा भी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी, वो भी देख लिया. राइट. अब सेक्शन 151 क्या हो गया, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स. तो सबसे पहली चीज स्मॉल शेयर होल्डर कौन है और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन बन सकता है, और तीसरी चीज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है क्या, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर क्या होगा, ये सारी चीजें अपने को सेक्शन के अंदर डिस्कस करनी है. अपॉइंटमेंट कौन करेंगे एसएसडी का, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, मेंबर्स करेंगे. वो तो स्टार्टिंग में बताया था कि सेक्शन 161 के अंदर दिया हुआ है डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड. उसके अलावा तो हर जगह अपॉइंटमेंट कौन करता है, मेंबर्स ही करते हैं. तो यहां भी अपॉइंटमेंट कौन करने वाला है, मेंबर्स ही करने वाले हैं. एप्लीकेबिलिटी का भी ध्यान रखना, सेक्शन 152 की जब हमने बात करी थी तो 152 सारी कंपनीज को ही एप्लीकेबल था. 152 के अंदर जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का फंडा था वो सारी कंपनीज को ही एप्लीकेबल था. 149 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वो जो एप्लीकेबल है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल है लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को. वुमेन डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल था टू लिस्टेड कंपनीज. रेजिडेंट डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल था टू ऑल द कंपनीज. फिर से जो एसएसडी का कॉन्सेप्ट है ये मेनली एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनीज को. जब लिस्टेड कंपनीज वर्ड यूज होता है मतलब यहाँ पे पब्लिक कंपनीज जो कि लिस्टेड है उनके ऊपर एप्लीकेबल है, और प्राइवेट कंपनीज भी अगर लिस्टेड है तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है. और अगर वर्ड यूज हो रहा है लिस्टेड पब्लिक कंपनीज तो सिर्फ पब्लिक कंपनीज की बात हो रही है. अब आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर ऐसा क्यों. सो इन दैट सिनेरियो मैंने आपको रेगुलर क्लासेस के अंदर तो कॉन्सेप्ट बता रखा है, रिटेल्ड में बता रखा है इंट्रोडक्शन के अंदर कि प्राइवेट लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज का क्या कॉन्सेप्ट है. और अपने YouTube चैनल के अंदर भी मैंने ये कॉन्सेप्ट डाल रखा है कि प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कि प्राइवेट कंपनीज भी क्या कर सकती है, अपने डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट करा सकती है, तो वो प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज के कैटेगरी में आ जाता है. तो अगर लिस्टेड कंपनी वर्ड यूज हो रहा है तो उसमें पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड है वो भी कवर्ड है, और प्राइवेट कंपनी जिससे अपने डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट करा रखे हैं वो भी कवर्ड है. और अगर वर्ड यूज हो रहा है लिस्टेड पब्लिक कंपनी यानी वहां पे सिर्फ पब्लिक कंपनीज की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने अपने डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट करा रखे हैं उनकी बात नहीं हो रही है. दैट इज वेरी क्लियर. तो सेक्शन 151 that is appointment of directors elected by small shareholders that is read with rule 7 of companies appointment qualification of director rules. तो सबसे पहले कहा गया है कि एक लिस्टेड कंपनी क्या कर सकती है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है. एक लिस्टेड कंपनी चाहे तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है. अपॉइंट किसके लिए किया जा रहा है, स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए किया जा रहा है. अब स्मॉल शेयर होल्डर होता कौन है, स्मॉल शेयर होल्डर यानी वो शेयर होल्डर जिसका जो एग्रीगेट ऑफ नॉमिनल वैल्यू है, जो वो शेयर होल्ड कर रहा है कंपनी में, वो 20,000 रुपए से कम है. 20,000 रुपए से कम है, या फिर रैदर मैं कहूं कि इट इज नॉट मोर देन 20,000 रुपीज, मतलब 20,000 रुपए या उससे कम, 20,000 रुपए या उससे कम. तो एक शेयर होल्डर जिसका होल्डिंग सिर्फ 20,000 रुपए तक है कंपनी में, नॉट एक्सीडिंग 20,000 रुपीज, कहीं ना कहीं वो कंपनी में अपने आप को छोटा फील करता है यार कि कंपनी में मेरा जो होल्डिंग है वो सिर्फ 20,000 रुपए तक है, तो मेरी वैल्यू नहीं है कंपनी में, कंपनी वाले मेरी बात नहीं सुनेंगे. अब जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनको लग सकता है ना यार मेरा होल्डिंग तो कंपनी में सिर्फ 20,000 रुपए है, मेरा तो कोई बात सुनेगा नहीं, ये लोग तो अपनी मन मर्जी से डिसीजंस ले लेंगे, अपनी मन मर्जी से क्या कर लेंगे, स्ट्रैटेजीज बना लेंगे, और मेरी तो कोई सुनेगा नहीं. तो लॉ कहता है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं आपके पास भी राइट है कि आप भी अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करवा सकते हो कंपनी में, आपके पास भी राइट है कि आप लोग स्मॉल शेयर होल्डर्स अगर मिल जाओ, अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर्स मिल जाएं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिनका जो एग्रीगेट वैल्यू है, एग्रीगेट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है वो 20,000 रुपए तक है, अगर आप लोग मिल जाते हो तो आप लोग भी अपने एक डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट करा सकते हो.
तो ऐसा लॉ राइट देता है किसको? स्मॉल शेयर होल्डर्स को। ऐसा लॉ राइट देता है स्मॉल शेयर होल्डर्स को, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। बट इस सेक्शन के अंदर ना काफी सारी एम्बिगिटीज हैं, काफी सारे डिबेट्स हैं, काफी चीजों में लड़ाई चलती है, डिस्कस करूंगा मैं। हो सकता है कि सानिध्य सर आपको कुछ और कह रहे हैं, इंस्टीट्यूट आपको कुछ और कह रहा है, कोई दूसरा टीचर आपको कुछ और कह रहा है, तो मैं ये भी कह दूंगा कि सानिध्य सर क्या कह रहे हैं, इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, और ये भी कह दूंगा कि इंस्टीट्यूट की बात आपको फॉलो करनी है, ना सानिध्य सर की फॉलो करनी है, ना किसी और टीचर की फॉलो करनी है। ठीक है, तो इस सेक्शन में ना एम्बिगिटीज बहुत है। सबसे पहले बोला है कि लिस्टेड कंपनीज क्या कर सकती है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, या तो अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकती है सुवो मोटो, या तो अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकती है सुवो मोटो, या फिर अपॉइंट कर सकती है ऑन द नोटिस ऑफ एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, ऑन द नोटिस ऑफ एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस। तो स्मॉल शेयर होल्डर होता क्या है? होता कौन है? जो कंपनी में जिसका जो शेयर होल्डिंग है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ विच नॉट एक्सीड्स 20,000 रुपीज। ठीक है, फिर बोला कि लिस्टेड कंपनीज या तो सुवो मोटो अपनी मर्जी से क्या कर सकता है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। वो कब कर सकता है? सुवो मोटो कर सकता है, या फिर ऑन द नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। मतलब अगर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स इकट्ठा हो जाएं एक साथ, तो वो चाहे तो लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेशन दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप क्या करें, एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करें जो हमारे राइट्स को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर अगर कंपनी में 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स है ही नहीं, मान लो टोटली कंपनी के अंदर 500 स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, तो 1/10 ऑफ 550 स्मॉल शेयर होल्डर्स भी अगर एप्लीकेशन देते हैं, तो वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं लिस्टेड कंपनीज को कि आप क्या करिए, हमारे लिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंपनी के अंदर अपॉइंट कर दीजिए। तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया कि या तो लिस्टेड कंपनी सुवो मोटो अपॉइंट कर सकती है, या तो एप्लीकेशन दिया जा रहा है बाय एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस, दोनों में से कुछ भी। अब उसके बाद यहां पे लॉ के अंदर एक एम्बिगिटी है, क्या है? शब्द देखो क्या यूज किया, वर्ड देखो क्या यूज किया, लिस्टेड कंपनी में, मैंने हाईलाइट भी किया है, में का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल। में का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल। यानी लिस्टेड कंपनी की मर्जी है कि जब 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स नोटिस देंगे, या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स नोटिस देंगे, तो लिस्टेड कंपनीज की मर्जी है, वो चाहे तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे या चाहे तो ना करे। अब ये तो एक एम्बिगिटी नजर आती है। जैसे मैंने आपको बताया है हमेशा कि लॉ के अंदर डिफरेंसेस ऑफ व्यूज होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो लॉयर्स आपस में फाइट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर और दोनों सही है, कोई कम सही है, कोई ज्यादा सही है। एक लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ फॉलो कर रहा है, दूसरा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ फॉलो कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ रीड करोगे तो क्या कहा गया है कि जब 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन देंगे, या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन देंगे, तो कंपनीज चाहे तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है। मे वर्ड यूज किया है, लिटरल इंटरप्रिटेशन में तो यही रीड करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता थोड़ा सा एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन है, थोड़ा सा इलॉजिकल है? एक तो लिस्टेड कंपनीज को तुमने सुवो मोटो अलाउ कर दिया, और ऊपर से कह रहे हो कि एक तरफ तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स के असेंबल हो, एक साथ इकट्ठा हो, एक साथ मिलकर एप्लीकेशन दें, और उसके बाद भी लिस्टेड कंपनीज की मर्जी है, वो चाहे तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करे या ना करे। ये तो बहुत ही फनी लग रहा है यार, कहीं ना कहीं लग रहा है मजाक कर रहे हो तुम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के साथ। तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में एक डिबेट बनता है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में डिबेट बनता है। लगता है कि यहां पे लॉ मेकर ने मे शायद गलती से यूज किया है, मे की जगह शैल यूज करना चाहिए था, तो एक फाइट बन सकता है। लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ दिमाग मत लगाओ, जो लिखा है फॉलो करो। 1/10 ने एप्लीकेशन दिया या 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दिया, तो लिस्टेड कंपनी चाहे तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करे, चाहे तो ना करे। दिमाग ही मत लगाओ यार, दिमाग घर में छोड़ के आओ, लॉ में जो लिखा है फॉलो करो। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ थोड़ा बहुत दिमाग है, लगा लेते हैं यार। मे लिखा हुआ थोड़ा सा एब्सर्ड लगता है कि लॉ बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं था, तो एक फाइट बन सकता है। आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, बट एग्जाम में मे लिख के आना है, फॉलो भी मे करना है। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, अब यहां पे स्मॉल शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दिया कि अपने को एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी मान गई, मानते हैं लिस्टेड कंपनी मान गई, तो यहां क्या कंपल्शन है कि एक स्मॉल शेयर होल्डर को ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना पड़ेगा? तो लॉ कहता है ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कोई भी हो सकता है। ही मे बी ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ही मे बी ए स्मॉल शेयर होल्डर, ही मे नॉट बी ए स्मॉल शेयर होल्डर। वो स्मॉल शेयर होल्डर हो भी सकता है, या फिर हो सकता है कि वो स्मॉल शेयर होल्डर ना हो। यानी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए उसका स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए उस व्यक्ति का स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। आपको क्या चाहिए? उस व्यक्ति का रिटन कंसेंट चाहिए।
उस व्यक्ति का रिटर्न कंसेंट चाहिए। जिस भी बंदे को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स बनाना चाहते हैं, एक तो वो कंपनी को स्पेसिफाई कर देंगे मीटिंग से पहले कि भाई इस फिलाने व्यक्ति को हम लोग स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, और उसका रिटर्न कंसेंट होना चाहिए कि वांट्स टू बिकम ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स ऑन हिज ऑन चॉइस, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड, ही शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड एज पर सेक्शन 164, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आप एक स्मॉल शेयर होल्डर हो, अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर नहीं भी हैं तब भी आप क्या बन सकते हो, कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकते हो, खाली आपका कंसेंट होना चाहिए और फिर मेंबर्स ने ऑब्वियसली आपको एक्सेप्ट किया होना चाहिए। अब एक चीज और बताओ, लेट अस से स्मॉल शेयर होल्डर्स ने सानिध्य सराफ का प्रपोजल रख दिया कि हम चाहते हैं कि सानिध्य सराफ सर क्या बन जाए, हमारे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन जाए, एंड ही इज नॉट ए स्मॉल शेयर होल्डर, सो आई डोंट थिंक दैट्स अ रेस्ट्रिक्शन देयर। अब जब सानिध्य सराफ का अपॉइंटमेंट होगा और मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि सानिध्य सराफ को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना है कि नहीं बनाना, सो इन दैट सिचुएशन एक सवाल उठता है, कंपनी में जितने शेयर होल्डर्स हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे इन द वोटिंग प्रोसेस जस्ट लाइक इन केस ऑफ नॉर्मल डायरेक्टर, या फिर ओनली द स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब सोच के देखो, अगर यहाँ पे सारे के सारे डायरेक्टर, सारे के सारे मेंबर्स को राइट दे दिया गया कि एवरीवन विल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग कि भैया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है कि नहीं, तो फिर से स्मॉल शेयर होल्डर्स के साथ गलत हो रहा है। तो क्योंकि बात यहां पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करने की हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर्स ही वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी लोग वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इतनी चीजें क्लियर है। एक सवाल आपके मन में और आ सकता है कि सर यहां पे बोला है कि लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ नॉट मोर देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स व्हिच एवर इज लेस हैव ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। एक सवाल और आ सकता है, सर अनलिस्टेड कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है क्या? कैन अनलिस्टेड कंपनी अपॉइंट ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर? अब देखो यहाँ पे फिर से एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, यहाँ पे फिर से डिबेट बन सकता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड? बिकॉज लॉ के अंदर ऑथराइज नहीं किया, लॉ के अंदर तो लिस्टेड कंपनी के बारे में बात किया, लेकिन लॉ में अगर ऑथराइज नहीं किया तो लॉ ने मना भी तो नहीं किया, लॉ ने लिस्टेड कंपनीज को अलाउ किया, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर वाला एप्लीकेबल है, तो अनलिस्टेड कंपनीज को मना भी तो नहीं किया ना। तो अगर कोई चीज मना नहीं किया तो उसको भी हम क्या मानते हैं? अलाउड मानते हैं, है ना। अगर कोई चीज तुमको मना नहीं करा तो तुम क्या मानते हो? अलाउड तो मानते हो कि ठीक है यार मना नहीं करा तो अलाउड है। तो यहां पे अगेन उसका एक डिबेट चलता है, बट लॉ में अगर कोई चीज मना नहीं की जाती तो उसको भी अलाउड मानी जाती है। तो क्योंकि अनलिस्टेड कंपनीज को मना नहीं करा, उनके लिए भी अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दे कैन ऑल्सो अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इसलिए मैंने बोला ये इलॉजिकल था, ये वर्ड में यूज करना इलॉजिकल था कि मैं यूज ही क्यों किया, बट लॉ मेकर ने लिखा, हमें फॉलो करना पड़ेगा, हम दिमाग नहीं लगा सकते यहां पे, राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 तक सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। Point number 3, the small shareholders intending to propose as a candidate for the post of small shareholder director shall leave a notice of their intention with the company at least 14 days before the meeting। मैंने बताया था कि अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स सानिध्य सराफ को क्या करना चाहते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो जनरल मीटिंग के 14 दिन पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा इंटेंशन के साथ कि हम सानिध्य सराफ सर को क्या करना चाहते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, और साथ में सानिध्य सराफ का कंसेंट भी देना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा कि ये क्वालिफाइड है कि नहीं है। तो अभी तक क्या क्या चीजें समझ ली? अभी तक ये समझ लिया कि सर एक लिस्टेड कंपनी चाहे अपनी मर्जी से या फिर ऑन द नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, और सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर्स ही क्या करेंगे, वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं जो प्रपोज कर रहे हैं टू अपॉइंट द रेलिवेंट पर्सन एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, मीटिंग के 14 दिन पहले वो क्या कर देंगे, उस बंदे का डिटेल स्पेसिफाई कर देंगे, और साथ ही साथ प्रपोज्ड डायरेक्टर में और मे नॉट बी ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है, तो ये कहानी क्लियर है। स्मॉल शेयर होल्डर्स ने सानिध्य सराफ का नाम रेफर कर दिया 14 दिन मीटिंग से पहले। अब सानिध्य सराफ इलेक्शन में खड़ा होगा, वोट कौन करेंगे? सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर्स वोट करेंगे। सानिध्य सराफ may be elected as a small shareholder director or he may not be elected as a small shareholder director, that is the internal choice। अब देखना उसके बाद एक और डिबेट वाला पॉइंट है, बहुत बड़ा डिबेट का पॉइंट है। एक सवाल उठता है कि क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है क्या? क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है क्या? अब अगर आप बेयर एक्ट की वर्डिंग्स रीड करते हो, अगर आप बेयर एक्ट के शब्द रीड करते हो, तो उससे जो मतलब समझ आता है वो ये आता है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अगर इंडिपेंडेंस की क्राइटेरिया पूरी करता है, जो हमने सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में देखा है,
तो उसको भी आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो और उसके बाद उसको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देना होगा। तो लॉ के अंदर क्या कहा है, लॉ के अंदर कहा है कि अगर एक मतलब बैर एक्ट के जो शब्द हैं, बैर एक्ट के जो वर्ड्स हैं, जितने भी रिनाउंड एक्सपर्ट्स हैं जिनका जो कहना है, बिकॉज मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिनाउंड एडवोकेट से बात करी है, रिनाउंड एक्सपर्ट से बात करी है, तो जितने भी रिनाउंड एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि लॉ का ये मतलब है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, अगर वो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, अगर वो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, सो इन दैट वेरी सिनेरियो उसको एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आप अपॉइंट कर सकते हो साइमल्टेनियसली, और उसको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देना होगा। ठीक है, दैट इज व्हाट द लॉ सेज। बट बैर एक्ट को रीड करके कहीं भी ये समझ में नहीं आता कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना कंपलसरी है, या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के लिए इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना कंपलसरी है। ऐसा लॉ को कहीं भी रीड करके समझ नहीं आता है, कहीं भी रीड करके समझ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अब मेरा भी यही व्यू था कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मे बी इंडिपेंडेंट और ही मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया पूरी कर रहा है वो, तो उसको वहां पे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देना होगा। मेरा भी यही व्यू था, लेकिन आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यहाँ पे कॉन्ट्ररी व्यू लेता है। इंस्टीट्यूट कहता है अपने स्टडी मटेरियल में कि इट इज मैंडेटरी फॉर द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर टू बी ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6. He should fulfill the eligibility criteria that an independent director is required to fulfill under 149 subsection 6 and also give a declaration of independence under 149 subsection 7. बट अगर इंस्टीट्यूट ये कह रहा है तो हम बहस नहीं करेंगे, हम हाथ जोड़कर इंस्टीट्यूट को प्रणाम करेंगे और इंस्टीट्यूट जो कह रहा है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हालांकि मैं एग्री नहीं करता इस बात से, बट बिकॉज इंस्टीट्यूट कह रहा है तो हम भी ये चीज फॉलो करेंगे कि इट इज मैंडेटरी फॉर ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर 149 सबसेक्शन 6 एंड गिव डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एज पर 149 सबसेक्शन 7। फिर भी मैं एडवाइस करता हूं कि आप ये आंसर लिखते वक्त ना लिख देना कि दिस इज हाउएवर देयर इज ए कॉन्ट्ररी व्यू, लिख देना कि हाउएवर देयर इज ए कॉन्ट्ररी व्यू, बिकॉज इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, खुद अपने सजेस्टेड आंसर में हो सकता है कि वो आंसर चेंज कर दे। राइट, उसके बाद स्टेटस, टेन्योर एंड रीअपॉइंटमेंट। सच डायरेक्टर्स शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। सच डायरेक्टर्स शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन बिकॉज इनका टेन्योर लिमिटेड होता है, इनको स्पेशल पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो दे आर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। बट अगेन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, जैसे कि मैंने आपको शेयर किया था पहले। इनका जो टेन्योर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो एसएसडी का टेन्योर होता है वो सिर्फ 3 साल के लिए होता है। कितना? सिर्फ 3 साल के लिए, सिर्फ 3 साल के लिए। सबसे छोटा टेन्योर एसएसडी का ही होता है अमंग ऑल कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स। एमडी का टेन्योर कितना होता है? 5 इयर्स के लिए। उसके बाद एमडी रीअपॉइंट हो सकता है। होल टाइम डायरेक्टर का टेन्योर कितना हो सकता है? 5 इयर्स के लिए। उसके बाद होल टाइम डायरेक्टर रीअपॉइंट हो सकता है, बार बार रीअपॉइंट हो सकते हैं वो लोग। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता है? 5 इयर्स के लिए ओआर पास करके, फिर 5 इयर्स के लिए एसआर पास करके, फिर एक 3 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड आता है। वैसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में देखते हैं। जो नॉर्मल डायरेक्टर होता है ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर लाइफ एज वेल। बट जो एसएसडी होता है इसका टेन्योर सिर्फ 3 साल का होता है, सिर्फ 3 साल। जो बंदा अपॉइंट हो रहा है एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ध्यान रखना उसका टेन्योर सिर्फ होगा 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, उसका टेन्योर होगा सिर्फ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। और अगर वो एक बार एक कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन गया तो वो लाइफ में कभी भी, जीवन में कभी भी दोबारा से उस कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता। मार्क माई वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हर डायरेक्टर का टेन्योर क्या होता है? 5 इयर्स, 5 इयर्स, एमडी 5 इयर्स, डब्ल्यूटीडी 5 इयर्स, कैन बी अपॉइंटेड अगेन बाईपासिंग ओवर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 5 ईयर, फिर से 5 ईयर, फिर कूलिंग ऑफ पीरियड 3 इयर्स। बट एसएसडी का जो टेन्योर है सिर्फ 3 साल का है। एक बार एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है उसको, तो टेन्योर सिर्फ 3 साल का है। 3 साल से ज्यादा उसका टेन्योर एक्सेड नहीं हो सकता, और 3 साल के बाद वो कभी भी कंपनी में दोबारा से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। लॉ कहता है कि मान लीजिए सानिध्य सराफ रिलायंस का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन गया, तो इन दैट सिनेरियो मैक्सिमम उसका जो टेन्योर होगा 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स का होगा। फिर एक 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा, 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा। वो जो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा उसमें सानिध्य सराफ रिलायंस के अंदर किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएट नहीं हो सकता, किसी भी कैपेसिटी में एसोसिएट नहीं हो सकता। और 3 साल के बाद जब कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो जाएगा, व्हेन दैट कूलिंग ऑफ पीरियड सीजेस ऑफ, उसके बाद सानिध्य सराफ कंपनी में अपॉइंट हो सकता है इन सम अदर कैपेसिटी बट नॉट एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। यानी एसएसडी तो मैं एक ही बार बन सकता हूं एक कंपनी का, एसएसडी तो मैं एक ही बार बन सकता हूं एक कंपनी का। अगर एक बार एसएसडी बन गया तो दोबारा नहीं बन पाऊंगा। 3 साल एसएसडी बनूंगा, फिर 3 साल का बिल्कुल कूलिंग ऑफ पीरियड है, फिर 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने के बाद किसी और कैपेसिटी में अपॉइंट हो सकता हूं, बट एसएसडी के फॉर्म में अपॉइंट नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट द लॉ सेज। So such directors shall not be liable to retire by rotation. Such directors' tenure as small shareholder director shall not exceed a period of 3 consecutive years. 3 consecutive years. A small shareholder director shall not, for a period of 3 years from the date on which he ceases to hold office as a small shareholder director,
फर्दर ही कैनॉट बी रीअपॉइंटेड अगेन एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो याद रखिएगा 3 इयर्स का टेन्योर है, फिर 3 इयर्स का यहां पे कूलिंग ऑफ है, फिर कैन बी रीअपॉइंटेड बट नॉट एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। उसके बाद बोला गया कि पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड अंडर 164 cannot be a small shareholder director if the disqualified is incurred later on the small shareholder director will have to vacate the office। तो सेक्शन 164 में एनीवेज जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात की है तो वहां भेदभाव नहीं किया है, वहां ऐसा नहीं बोला कि एसएसडी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, सबके ऊपर एप्लीकेबल है वो, तो एसएसडी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। जो डिस्क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट्स है वो एसएसडी को भी ध्यान रखनी होंगी, और अगर बाद में वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है तो उसको भी ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 167। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सीलिंग लिमिट, नो पर्सन शैल होल्ड द पोजीशन ऑफ एसएसडी इन मोर देन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम। अगर मैं उस वक्त रिलायंस का एसएसडी हूं तो मैक्सिमम में एक और कंपनी का एसएसडी हो सकता हूं, और उसमें भी एक कंडीशन है कि जो सेकंड कंपनी है वो कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस जियो सानिध्य सराफ को एसएसडी बनाता है, अगर रिलायंस जियो सानिध्य सराफ को एसएसडी अपॉइंट करता है, सो इन दैट सिचुएशन सानिध्य सराफ मैक्सिमम एक सेकंड कंपनी में एसएसडी बन सकता है। हो सकता है वो टाटा में एसएसडी बन जाए, हो सकता है वो लड़ से अमेजॉन इंडिया में एसएसडी बन जाए, बट अगर वो सेकंड कंपनी कॉम्पिटिंग बिजनेस में है तो वो सेकंड कंपनी का एसएसडी नहीं बन सकता। मतलब अगर रिलायंस जियो ने सानिध्य सराफ का एसएसडी बनाया तो मैं उस पीरियड के अंदर वोडाफोन का एसएसडी नहीं बन सकता, मैं उस पीरियड के अंदर एयरटेल का एसएसडी नहीं बन सकता, बिकॉज वो जो सेकंड कंपनी है वो कॉम्पिटिंग बिजनेस में है। तो कहानी बहुत क्लियर है कि अगर सानिध्य सराफ को एसएसडी बनाया जाता है इन रिलायंस, तो एक तो उसका टेन्योर उस कंपनी में 3 इयर्स होगा, वो कभी भी रिलायंस में दोबारा से क्या नहीं बन पाएगा, एसएसडी नहीं बन पाएगा। उसके बाद आईसीआईएस स्टडी मैट के हिसाब से उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोला गया है कि भाई वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेकंड कंपनी के अंदर एसएसडी बन सकता है, बट वो कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होना चाहिए। यानी वो टाटा में एसएसडी बन सकता है, वो अमेजॉन इंडिया में एसएसडी बन सकता है, बट वो एयरटेल में, वोडाफोन में, बीएसएनएल में एसएसडी नहीं बन सकता, बिकॉज वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस में है। अच्छा सर, एक चीज बताना, क्या वो व्यक्ति सानिध्य सराफ कभी भी लाइफ टाइम में किसी भी और कंपनी में एसएसडी नहीं बन पाएगा? ऐसा कब कह दिया मैंने सिर्फ ये बोला है कि उस पार्टिकुलर कंपनी में जिसमें वो एक बार एसएसडी बना है उसमें कभी दोबारा एसएसडी नहीं बन सकता, और उस टेन्योर के अंदर सिर्फ सेकंड एक कंपनी में एसएसडी हो सकता है जो कि कॉम्पिटिटिव बिजनेस में ना हो। बट एक बार आई सीजेस टू बी अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन वन कंपनी, उसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आई कैन बी एसएसडी इन अदर कंपनीज। बट जिस भी कंपनी में एसएसडी बनूंगा फिर से वो 3 साल का पैरामीटर एप्लीकेबल होगा, फिर से उस 3 साल का रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्मॉल शेयर होल्डर होता क्या है, फिर डिस्कस किया कि लिस्टेड कंपनी सुओ मोटो अपॉइंट कर सकती है एसएसडी को, या फिर अपॉन द नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स व्हिच एवर इज लेस। यहाँ पे वर्ड मे लिखा है, बट एक डिबेट है, लिटरल इंटरप्रिटेशन बोलता है मे यूज करो, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन बोलता है शैल यूज करो। एसएसडी बनने के लिए स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है, ही मे और मे नॉट बी ए स्मॉल शेयर होल्डर। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर्स वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। जिस बंदे को एसएसडी बनना है उसका नाम 14 दिन पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसका कंसेंट साथ में देना होगा, उसको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फुलफिल करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देना होगा, ऐसा इंस्टीट्यूट कहता है, मैं नहीं कहता हूं, बट वी हैव टू फॉलो द इंस्टीट्यूट, राइट। उसका जो टेन्योर होगा 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स होगा, एंड आफ्टर 3 ईयर्स he cannot be appointed as SSD again, he can be appointed in some other capacity। सेक्शन 164 के जो डिस्क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अगर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है तो उसको भी ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। जब वो किसी कंपनी का एसएसडी है वो एक सेकंड कंपनी में एसएसडी बन सकता है, बट वो सेकंड कंपनी क्या नहीं होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें कही गई है। अब एक पॉइंट आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा मैं, लास्ट पॉइंट इन दिस सेक्शन जो यहां पे नहीं दिया मैंने। मान लो सानिध्य सराफ को अपॉइंट किया गया है एज ए एसएसडी इन एबीसी कंपनी, और सानिध्य सराफ ने फुलफिल किया है रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फुलफिल किया है रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। मान लो लेटर ऑन he ceases to fulfill the requirement of independence। later on he ceases to fulfill the requirement of independence। पहले इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा था, एसएसडी बन गया, फिर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा था। ठीक है,
ही सीजेस टू फुलफिल। पहले कंपनी का प्रमोटर नहीं था, कोई एज सच एसोसिएशन नहीं था, बाद में एसएसडी बन गया, एसएसडी बनने के बाद प्रमोटर भी बन गया कंपनी का। लेटर ऑन ही सीजेस टू फुलफिल। सेक्शन कहता है required to vacate his office as a small shareholder director, required to vacate his office as a small shareholder director। अब ये बहुत फनी है, पता है फनी क्यों है? सबसे पहली चीज तो बैर एक्ट के जो वर्डिंग्स हैं उससे कहीं भी ये नहीं लिखा कि उसका इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी है। ठीक है, फिर भी इंस्टीट्यूट मान रहा है कि उसका इंडिपेंडेंट होना कंपलसरी है, हमने भी मान लिया। दूसरी चीज जो सेक्शन 149 जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोर सेक्शन है, रेड विद शेड्यूल 4, तो शेड्यूल 4 में लिखा है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिस व्यक्ति को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, इफ ही सीजेस टू बी इंडिपेंडेंट, इफ ही सीजेस टू बी इंडिपेंडेंट, he should give a declaration, he should give a declaration that he is not independent, he should give a declaration that he is not independent, and there is no requirement to vacate the office, there is no requirement to vacate the office, vacate immediately। तब देख लो मजे की बात, जो सेक्शन 149 कोड सेक्शन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, रेड विद शेड्यूल 4, शेड्यूल में ऐसा कहा गया है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सीज टू बी इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, तो उसको डिक्लेरेशन दे देना है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, बट एज सच उसको वैकेट नहीं करना इमीडिएटली, वैकेट करने की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहां तो ये कह रहे जो कोर सेक्शन है, और यहां कह रहे कि अगर एक व्यक्ति जो एसएसडी अपॉइंट हुआ है और उसने इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करी है, बैरेट के शब्द भी ऐसे हैं कि इफ ही फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड लेटर ऑन ही सीजेस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, ही हैज टू वैकेट। तो बहुत फनी चीज है, ध्यान रखना ये कि अगर एक एसएसडी अपॉइंट होता है एंड वो फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो लेटर ऑन इफ ही सीजेस टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, ही हैज टू वैकेट हिज ऑफिस एज द एसएसडी। बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सारा रिक्वायरमेंट आपको ध्यान रखना है। तो सेक्शन बहुत ही कैची सेक्शन है, सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर एक्ट। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजों की क्लैरिटी बुक में इतनी ज्यादा नहीं है, वो मैंने अलग से डिस्कस किया है, प्लीज नोट डाउन कर लेना। जैसे ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना, उसके बाद अनलिस्टेड कंपनी वाला पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि कैन ए अनलिस्टेड कंपनी अपॉइंट एस एसएसडी। तो देयर इज नो प्रोहिबिशन इन द लॉ फॉर ए अनलिस्टेड कंपनी टू अपॉइंट एसएसडी, and since there is no prohibition, the unlisted companies are allowed to appoint SSD, right? तो वो चीजें नोट डाउन कर लेना। जो एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल भी नोट डाउन कर लो कि if Sanidhya Sraf is SSD in Reliance Jio, he cannot be appointed as SSD in Vodafone, he cannot be appointed as SSD in Airtel because they belong to competitive business, because they belong to competitive business। तो ये दो तीन चीज आप क्या कर लोगे, साथ में नोट डाउन कर लोगे। दिस इज सेक्शन 151, दैट इज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स।